गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये लास्ट टॉपिक है आपका एसएचएम का। आज आपका एसएचएम फिनिश हो जाएगा। कल से आप लोगों को वेव्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव वगैरह पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या है बच्चों? डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है इधर समझ लो आप लोग पहले। तो एक्चुअली दुनिया का कोई भी पेंडुलम ले लो आप लोग, वो जिंदगी भर ऐसे नहीं कर सकता। लगातार उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कम होता जाएगा, मतलब एनर्जी का लॉस होगा। इसको डैम्पिंग बोलते हैं, है ना। डैम्पर लगा होता है। तो ये इस तरह से आप करेंगे तो इसका हवा आएगा, हवा का ड्रैग फोर्स जो होगा उसको लगातार एनर्जी लॉस करेगा और उसका जो एम्पलीट्यूड लगातार कम होकर वो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये रियलिटी में होता है, ठीक है। इसी को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग ऐसा सिस्टम हो, यहाँ पे ये आपका कोई सिस्टम इस तरह से कि ये आपका यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है आपका एम मास का, और यहाँ पे आपने स्प्रिंग जोड़ दी। ये तो आपका सिंपल था, इसका आपको पता है, टाइम पीरियड वगैरह पता है, जो भी है। अगर इसके साथ में हम एक डैम्पर लगा दें, क्या लगा दें बच्चों? डैम्पर। और डैम्पर कुछ भी हो सकता है, वो एयर फ्रिक्शन भी डैम्पर हो सकता है, या फिर ऐसा सिस्टम बना दें यहाँ पे कि इसमें पानी भर दें। ये डैम्पर है। क्या है बच्चों? ये डैम्पर, ठीक। सो एक्चुअली पानी भी क्या करता है, जैसे आप लोग पानी में हाथ चलाओ यूं, तो जैसे आप लोग पानी में हाथ चलाओगे तो पानी इधर फोर्स लगाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। जैसे ही आपकी ब्लॉक की मोशन इधर होगी तो ये फोर्स कहाँ लगाएगा? इधर लगाएगा। और जैसे ही मोशन आपकी इधर होगी तो ये फोर्स कहाँ लगाएगा? इधर लगाएगा। तो क्या आप पानी में हाथ चलाते हो, इधर हाथ चलाओगे तो फोर्स पीछे लगता है, इधर हाथ लेके जाओगे तो फोर्स इधर लगेगा। मतलब जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो एक बात तो समझ में आई, जो डैम्पिंग फोर्स होता है, क्या होता है बच्चों? डैम्पिंग फोर्स। जो एफ होता है वो डायरेक्टली माइनस में बी होता है ना, वेलोसिटी के अपोजिट। माइनस साइन क्या शो करता है कि जो फोर्स है वो माइनस में लगेगा वेलोसिटी से। तो यहाँ पे इसको एफ डी बोल सकते हो चाहो तो, एफ डी डैम्पिंग फोर्स। तो ये माइनस के बी बी, और बी जो है ना यहाँ पे बी, यहाँ पे बोलते हैं इसको डैम्पिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग फैक्टर, आपके मर्जी जो भी चाहते हो। तो यहाँ बोलते हैं इसको डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं, कहीं पे इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसकी अब एसएचएम की इक्वेशन लिखें तो बताओ क्या क्या लगेगा इस पे एफ नेट अगर लिखना चाहें तो एक तो माइनस में के एक्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, अगर आपने इसको एक्स डिस्प्लेस किया है। और दूसरा क्या लगेगा? डैम्पिंग फोर्स लगेगा। कितना लगेगा वो? माइनस के बी बी, वो भी अपोजिट में लगता है। अगर आपकी वेलोसिटी इधर है तो उसके अपोजिट में लगेगा ये, ठीक। इसी को अगर सोल्व किया जाए आगे तो एफ नेट क्या होता है? एम ए होता है। एम ए इक्वल्स टू, चाहे प्लस में लिख दो यहाँ पे वी बी, प्लस में के एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। अब वही बात यहाँ से एम रहने दो, यहाँ पे इसको लिख दो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी। वेलोसिटी क्या लिख सकते हो? डी एक्स बाई डी टी। तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, एम से डिवाइड कर दो तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। तो जो ये इक्वेशन आती है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको। और इसका जो सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको याद रखना है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, ये याद रखना है अपने को, ये आता है एक्स बराबर ए ई की पावर माइनस के बी बाई 2m इंटू टी। तो साफ साफ लिखते हैं, इसको याद रखना है। क्या होता है देखो यहाँ पे x इक्वल टू आता है ये a इंटू ई की पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या फिर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ ऐसा आता है निकल के,
कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर साइन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फाइव पर डिपेंड करता है, चाहे कोसाइन लिख दो चाहे कॉस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से एसएचएम की ऑसिलेशन की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, और इसका सॉल्यूशन निकल के आता है ये वाला। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, और जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी जो है, डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी जिसे बोल सकते हो आप लोग, वो कितनी आती है, वो फ्रिक्वेंसी अलग होगी इस बार। डैम्प फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अलग होती है पहले कंपैरिजन में। तो देखो क्या होती है यहाँ पे, तो डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी, अच्छा ये जो वो करेगा एसएचएम करेगा वो ओमेगा डी से करेगा, डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी से करेगा, है ना। नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ये अब नहीं करने वाला है, किससे करेगा, डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी से। तो ओमेगा डी आपकी डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी है, डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी वो होती है आपकी ओमेगा डी। इसका फॉर्मूला याद रखना है, होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के बी बाई 2m का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी जो होती है ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के बी बाई 2m इंटू, तो ध्यान रखना है डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी। इस फ्रिक्वेंसी से क्या कर रहा होगा, ऑसिलेशन कर रहा होगा, एक नई फ्रिक्वेंसी होती है ये, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। कौन सी फ्रिक्वेंसी बच्चों, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। और ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है, ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम, आप लोग सब जानते हैं ये। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के बाई एम होती है। अगर डैम्पिंग स्मॉल है, ठीक है, डैम्पिंग क्या है, स्मॉल है, बहुत ज्यादा डैम्पिंग नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे इफ डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, और डैम्पिंग जो है बहुत स्मॉल है, तो आप लोग क्या करेंगे, ओमेगा डी क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कब आएगा, जब ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा नॉट के बराबर। मतलब बी वाला पार्ट क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, है ना। बी वाले को क्या कर दो, जीरो कर दो, इस वाले क्वेश्चन में इसको जीरो कर दिया जाए, तो ओमेगा डी किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और जो डैम्प्ड एम्पलीट्यूड आएगा, डैम्प्ड एम्पलीट्यूड जो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला भी देख लो क्या बनेगा यहाँ पे, डैम्प्ड एम्पलीट्यूड का। अच्छा जितना भी आपने, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, ठीक, ओमेगा डी बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के बी बाई 2m का होल स्क्वायर। इसको कहीं ना कहीं वो पूछ सकते हैं, ठीक। दूसरा जो एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो इसमें बनता है वो है डैम्प्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो डैम्प्ड एम्पलीट्यूड कितना होता है, डैम्प्ड एम्पलीट्यूड, इसको बोल सकते हो आप, ये टाइम का फंक्शन होता है, किसका होता है, AT। तो A नॉट, या फिर A बोल दो e की पावर माइनस के बी बाई 2m इंटू टी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। ये क्या है, माइनस के बी है, ये माइनस के बी बाई 2m इंटू टी। इसी पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, है ना, लास्ट ये भी शायद पूछा हुआ है, तो इसी पे क्वेश्चन बनता है। और ये AIPMT में भी पूछा हुआ है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और कुछ नहीं है। इस सारे डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो क्वेश्चन अगर आएगा ना कहीं से, तो ये यहाँ से आएगा और नहीं आया कहीं से भी, ठीक। अगला देखो, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाने की सोचें, तो लगातार देखो ये e की पावर माइनस टी का ग्राफ है, तो ये क्या होगा, इन डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, लगातार इसकी वैल्यू क्या है, कम होती जाएगी। तो इसका अगर हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड का और टाइम का ग्राफ बनाएं यहाँ पे, ठीक, इधर A है, ठीक, तो एम्पलीट्यूड और टाइम ग्राफ बनाएंगे तो लगातार क्या होगा, ये डिक्रीज होगा यहाँ पे। तो यहाँ से डिक्रीज होगा ये इस तरह से, इस तरह डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, और नीचे से भी डिक्रीज होता चला जाएगा ऐसे ये। और इसमें जो एम्पलीट्यूड आएंगे लगातार, मान लो पहले A था, तो अब लगातार ये कम होता जाएगा धीरे धीरे, और फ्रिक्वेंसी है ये जो भी जितनी भी ओमेगा डी के हिसाब से, इस तरह से लगातार कम होते 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 क्या है, जीरो हो जाता है। तो यही होता है आपका स्टेम जब कर रहा होता है, पहले ऐसे तेज तेज, फिर ऐसे यूं 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 रुक जाता है ना, तो यही काम है उसमें, और कुछ नहीं है।
तो ये सही है, पहले बहुत तेज से एम्पलीट्यूड चल रहे थे, फिर लगातार कम होते गए फिर रुक गया थोड़ी देर बाद, यही होता है। ठीक, तो ये ग्राफ बनता है इसमें, इसको याद रख लो थोड़ा सा, बाकी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा होता है वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे कैसा क्वेश्चन बनेगा, देखो इधर क्वेश्चन जो आपका बनेगा यहाँ पे, देखो इधर क्वेश्चन ये है, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि 100 ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड जो है 1/3 हो जाता है ना। आफ्टर 100 ऑसिलेशन, ऐसा लिखो चाहो तो, आफ्टर 100 ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड बिकम A/3, एम्पलीट्यूड become 1/3. Find amplitude after 300 oscillation. Find amplitude after 300 oscillation. तो 300 चक्कर लगने के बाद ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन। तो भाई ऐसे चल रहा था, तो 100 ऐसे चक्कर लगाने के बाद उसका एम्पलीट्यूड 1/3 रह जाता है। तो 300 ऑसिलेशन के बाद कितना हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे सॉल्यूशन में इसका, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है जो मैं लास्ट में, इस फॉर्मूले को थोड़ा आपको क्या करना है, ध्यान से करना है। तो ये क्या करना है, देखो इधर कि भाई AT जो होता है वो होता है आपके पास A⁻⁻⁻B/m इंटू T। ठीक, तो T = 100 मान लो, चलो 100 मान लो, AT = 100 पर 100 ऑसिलेशन के बाद, हालांकि 100 नहीं होगा 200 होगा ये, क्यों? क्योंकि एक ऑसिलेशन में क्या है 2 चक्कर लगते हैं। तो जो भी है आप टाइम मान के चलो, 100 सेकंड बाद ऐसा हो रहा है, तो 100 सेकंड में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये A/3, ये कितना हो जाएगा A/3, और यहाँ पे आ जाएगा -B/m इंटू, और T की जगह कितना 100 ऑसिलेशन मान लो इसको, तो यहाँ से A/3 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 = E⁻⁻B/2m इंटू 100। तो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम बात करें T = कितना 300 पे, T = 300 पे हम बात करें यहाँ पे, एट T = 300 बात करते हैं चलो, तो क्या हो जाएगा, आपको ये निकालना है नया AT, क्या आएगा A⁻⁻B/m इंटू 300, ये आएगा। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो चाहो तो, ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा -B/2m भी चलो ठीक है, इसको 100 इंटू 3 लिख सकते हो। अब इस चीज को ऐसे लिख सकते हो A⁻⁻B/2m इंटू 100, और इसकी पूरे की पावर कितनी 3, तो ये मल्टीप्लाई वाली पावर, इसको पावर बना सकते हैं आप लोग, यही होता है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी बताओ, इसकी वैल्यू 1/3, तो इसकी जगह लिख दो 1/3, तो A इंटू 1/3 की पावर कितनी 3, तो AT कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा A/27। तो जो एम्पलीट्यूड है वो 1/27 रह जाएगा, कितने 300 ऑसिलेशन के बाद। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, और क्वेश्चन नहीं बनता जाता इस पे। ठीक, तो ये हो गया आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। 2 चीज याद रखनी है, एक तो ω/d का फॉर्मूला याद रखना है, और एक AT का फॉर्मूला याद रखना है, और इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट आपके पास है, उसका नाम है फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या है बच्चों, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो देखो क्या होता है वो, तो नेक्स्ट आपके पास है फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है थोड़ा समझाते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे इसमें भी। अगर आपके पास
रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स और डैम्पिंग फोर्स माइनस बी बी के अलावा एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं फोर्स और ऑसिलेशन। इफ ऐसा लिखना चाहते हैं यहाँ पे, इफ देयर इज ए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रेजेंट, इफ देयर इज ए external periodic force F equals to F naught sin omega t present या फिर applied to the system then it is called forced oscillation. Then it is called forced oscillation. क्या बोलते हैं इसको फिर आप? forced oscillation बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर दें, है ना, एक्चुअल होता क्या है इसमें, डैम्पिंग की वजह से लगातार एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता जाता है। तो उस एम्पलीट्यूड की पूर्ति करने के लिए उस जो एनर्जी लॉस हो रहा है डैम्पिंग की वजह से, तो एक बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आप लोग कभी झूला झूले हों, लेकिन झूला झूल खड़ा होकर नहीं, बैठ के नहीं और पैर आप नीचे लटका के नहीं, कभी आप अकेले झूला झूले हों, तो जैसे ही आप जब इधर से इधर जाते हो तो आप जमीन पे पैर आगे की तरफ उसमें जमीन पर फोर्स लगाते हो, तो आप और पीछे तक जाते हो। फिर तो क्या हो रहा है, वो जो ऐसे ऐसे करने पे एयर फ्रिक्शन की वजह से आपका एम्पलीट्यूड कम हुआ, वो आपने वो पीरियोडिक फोर्स लगा के क्या कर दिया, आपको ऊपर पहुंचा दिया है। तो जो लॉस हो रहा था वो आपने पैरों से फोर्स लगा के उसकी क्या कर दी, पूर्ति कर ली। तो ये आप सिंपल एग्जांपल है, सबसे अच्छा ये। लेकिन वो पीरियोडिक फोर्स की जो है वो भी टाइम पे लगना चाहिए। ऐसा नहीं कभी इधर आ रहे हो आप लोग, आपने पैर फिर रख दी जमीन पे, तो आप रुक जाओगे। एक्चुअली देखा होगा कभी आप लोगों ने झूल के प्रैक्टिस भी की होगी, जब झूला झूल रहे होते हैं तो जब आप पीछे की तरफ जा रहे होते हो तब आप पैर दे के मारते हो आगे की तरफ, तो आप और ऊपर तक जाते हो। तो जो लॉस हुआ उसकी आपने कंपनसेट कर दिया, है ना। तो ये बात मैं लिखाऊंगा मैं यहाँ पे, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे एफ नेट क्या बनने वाला है, एफ नेट बराबर ए में क्या बनने वाला है, एक तो क्या है माइनस के एक्स, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और वही जो एसएचएम फोर्स है ना, उसी को रीस्टोरिंग फोर्स भी बोला जाता है। और दूसरा क्या लगेगा, डैम्पिंग फोर्स माइनस बी बी, और साथ साथ में कौन सा लग जाएगा, ये भी लग जाएगा एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये लग जाएगा। तो इसको वही लिखेंगे एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ प्लस बी डी एक्स बाई डी टी, उसको इधर ले जाओ प्लस के एक्स बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये बन जाता है। एम तो चलो कांस्टेंट है, एक जगह क्या पुट करना है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको इधर ले गए बी, और बी की जगह क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, और उसको उधर ले गए प्लस का के एक्स बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, फोर्स्ड ऑसिलेशन की। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, जो फोर्स ऑसिलेशन है उसकी क्या हो गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। आगे बात समझ में। और इसका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या होता है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको इक्वेशन 1 मान लो, चाहे इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और एम्पलीट्यूड जो होता है ए की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पे, यहाँ लिखता हूं मैं, जो आपके पास एम्पलीट्यूड बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ देखो। तो आपका एम्पलीट्यूड जो बनेगा यहाँ पे, एम्पलीट्यूड वो बनता है ए इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एम
ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम का होल स्क्वायर का अंडर रूट। थोड़ा याद रखना है, ये एम्पलीट्यूड जो है ये एम्पलीट्यूड बनता है एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस में बी ओमेगा बाई एम का होल स्क्वायर। अब ये एम्पलीट्यूड देखो, पिछले वाले एम्पलीट्यूड में ई की पावर माइनस में टी था, मतलब टाइम का फंक्शन था वो। ये वाला एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? जो डैम्पिंग फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस होती है वो कंपनसेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो यहां पर लिख सकते हो दिस एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट बिकॉज दिस एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। ठीक है, दिस एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट बिकॉज energy loss due to damping, because energy loss due to damping is compensated by external फोर्स। ठीक है, तो ये वाला एम्पलीट्यूड जो आपका क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ये टाइम का फंक्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो आप लोग एनर्जी लॉस कर रहे हो आपने पैरों से फोर्स लगा लगा के क्या कर दिया, उसको कंपनसेट कर दिया। जितना एयर फ्रिक्शन ने कम किया आपका एम्पलीट्यूड, आपने पैरों से फोर्स लगा के उसको उतना बढ़ा दिया। तो आप कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स के साथ क्या कर रहे होते हो, ये कर रहे होते हैं आप लोग एसएचएम कर रहे होते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें यह है, अब ये जो एम्पलीट्यूड लिखा मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? ठीक है, तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज करें, पैरों की फ्रीक्वेंसी क्या करें, चेंज करें। ओके, आपको पता होगा ये कि अगर आपने ऐसे कहीं आते और जाते वक्त कहीं बीच रास्ते में कहीं पैर रख दिए तो आपका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पैरों को जमीन पर जो है लगाना है, तब जाके आप पीछे जाओगे ज़्यादा। झूले वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे यही बात है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को चेंज करें तो एक फ्रिक्वेंसी ऐसी जरूर आएगी जिसके लिए ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, व्हेन ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के बी बाई 2m का होल स्क्वायर का अंडर रूट। जब ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के बी बाई 2m का होल स्क्वायर बराबर होती है, देन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, देन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। ठीक है, देन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, तब जाके एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन को रेजोनेंस बोला जाता है ना। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। This condition is called resonance. This condition is called resonance. तो रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है? जब आपकी फ्रिक्वेंसी और सिस्टम की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो उस वक्त एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। तो रेजोनेंस का सिंपल मीनिंग क्या है, फ्रिक्वेंसी मैचिंग। ठीक है, जब एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी और सिस्टम फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, दोनों मैच कर जाती हैं, तो उस वक्त पर एनर्जी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ये अगले वाले चैप्टर में भी आने वाला है, और इसके बाद जो है आप जब 12th में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें भी आने वाला है। तो रेजोनेंस का मीनिंग यही होता है, जब आपकी फ्रिक्वेंसी जो है सोर्स की और सिस्टम की दोनों मैच कर जाएं तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है इसका, रेडियो ले लो आप लोग। जो रेडियो होता है, साहब के यहाँ इस रूम में रेडियो रखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे चैनल हैं, विविध भारती, FM, रेडियो मिर्ची, है ना, कौन कौन से, पंजाबी तड़का बड़का, सब है यहाँ पे। लेकिन आपको केवल रेडियो मिर्ची सुनना है, तो क्या करते हो आप, रेडियो की फ्रिक्वेंसी चेंज करते हो। जैसे FM
रेडियो मिर्ची की जो फ्रिक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज मान लो, है ना, 98.3 मेगाहर्ट्ज रेडियो स्टेशन। तो आप रेडियो को चेंज करते हो, उसको ट्यूनिंग करते हो। ट्यूनिंग का मतलब ये होता है, तो आपने फ्रिक्वेंसी मैच कर दी 98.3 हर्ट्ज, और रेडियो मिर्ची की भी क्या है 98.3 हर्ट्ज, दोनों मैच हो गई। तो जो मिर्ची वाले चैनल से जो प्रोग्राम आ रहा होगा, जो गाना आ रहा होगा, तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसकी साउंड बढ़ जाती है। बाकी और विद्युत भारती वगैरह क्या, वो सब साइड में हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। कई बार ऐसा होता है एग्जैक्ट रेजोनेंस नहीं हो पाता, तो आप बीच में अटक जाते हो, तो आपको दो चैनलों की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको जो है एग्जैक्ट मतलब शार्प रेजोनेंस नहीं बोलते, वो मिक्स रेजोनेंस हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान देना, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मैचिंग। तो अपनी सिंपल भाषा में लिख लो, रेजोनेंस का जो मीनिंग होता है ना, रेजोनेंस का मीनिंग है फ्रिक्वेंसी मैच कराना फिजिक्स के अंदर। और केमिस्ट्री में पता ही आप क्या करते हो, बेंजीन के अंदर घुमाते रहते हो पाई बॉन्ड ऐसे, वो अलग बात है ना। रेजोनेंस का मीनिंग होता है फ्रिक्वेंसी मैच, फ्रिक्वेंसी मैचिंग, फ्रिक्वेंसी मैचिंग ऑफ सोर्स एंड सिस्टम, मैचिंग ऑफ सोर्स विद सिस्टम, ठीक है। तो और एट रेजोनेंस पे जो है एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल और दिया हुआ है, आपके एसियों में दिया हुआ है कि क्या होता है कि एक पुल बनता है, उसमें न्यूयॉर्क में, शायद वाशिंगटन में लिखा हुआ है शायद उसमें ना, तो वो पुल एक दिन अचानक ढह गया, ना उस पर कोई व्हीकल चल रहा था ना कोई। जब उस पर खूब व्हीकल चले, खूब टेस्टिंग हुई, तब तो ढहा नहीं, लेकिन एक दिन धीरे धीरे क्या चल रही है, हवा चल रही है, और वो पुल क्या है, गिर जाता है। तो वहां से रेजोनेंस का ये सिस्टम निकल के आया। एक्चुअल होता क्या है कि जब एक हवा चल रही है, तो हवा की भी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, और पुल की भी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो हवा की फ्रिक्वेंसी पुल की फ्रिक्वेंसी से क्या कर गई, मैच कर गई। तो जो हवा की वजह से उस पर जो वाइब्रेशन आ रहे थे पहले कम आ रहे थे, जैसे ही फ्रिक्वेंसी मैच करी तो वो वाइब्रेशन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, और उन वाइब्रेशंस को वो जो है आपका पुल झेल नहीं पाया, और क्या वो गिर पड़ा नदी में। तो ये एग्जाम्पल है। तो आप इसके एग्जाम्पल बहुत होते हैं। जैसे अगर सुपरसोनिक विमान एक शीशे की बिल्डिंग के पास से निकल जाए, तो शीशे जो कि बिल्डिंग के शीशे टूट जाते हैं। उसका रीजन भी यही है, जो सुपरसोनिक विमान होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होती है, शीशे के इक्वल होती है, तो एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, तो शीशे टूट जाते हैं। तो ये सब बातें हैं करते हैं, ये बात यहाँ पे याद रखनी है, ये चीज़ है। अगर आपका डैम्पिंग क्या हो, बहुत कम हो जाए, है ना, इफ डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल, ठीक है, डैम्पिंग क्या आपकी बहुत कम है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट। और ओमेगा नॉट क्या चीज़ है आपकी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये ओमेगा नॉट क्या चीज़ है आपकी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अब नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट इक्वल टू होता है आपके पास √k/m। क्या होता है बच्चों, √k/m। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दें इस पे, ये हो जाएगा आपका। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें ग्राफ और बनता है छोटा सा, बस वो और याद रख लो, उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ग्राफ क्या है कि अगर आप ए और ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाए, किसके बीच में, ए और ओमेगा, तो जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते हो और जैसे ही आपके ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट मतलब नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ये इस तरह से, ठीक है। जब आपकी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा, उस कंडीशन पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ए मैक्स होगा। तो ये वाला ग्राफ बनता है और कुछ नहीं है, ठीक। तो अब हम कुछ, ये चैप्टर फिनिश है लगभग, 2-4 क्वेश्चन और कराते हैं अभी हम यहाँ पे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। आप अभी ये नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूँ इसके, एसएचएम के क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, प्रॉब्लम लिख लो, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 2-4 जो करा देता हूँ फटाफट। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये होती है, अगर आपने यहाँ पे कोई तार लटका हुआ है ना,
थोड़ा ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तार लटका हुआ है, अगर आपने इसमें कुछ वेट लटका दिया मास m, ठीक है, तो जैसे ही अगर इसका यंग मॉडुलस क्या है, y है, यंग मॉडुलस कितना है इसका, यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस कितना है आपका, y है, क्या है बच्चों, यंग मॉडुलस आपका y है अगर ये, ठीक। तो किस तरह से आप लोग जो यहां पे कर रहे हो, और तार का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपका कैपिटल ए है, ठीक। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करते हो, कितना, y डिस्प्लेस करते हो, अगर इस पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आ जाता है तो आप बोलेंगे क्या करेगा, ये एसटीएम करेगा। तो आपको पता है यंग मॉडुलस जो होता है y, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये जानते हो, प्रतिबल बट्टे विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये होता है। तो स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो अगर इसकी लंबाई कितनी है आपकी, एल है, तो डेल्टा एल किसके इक्वल हो जाएगा आपका, y के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा एल इक्वल हो जाएगा y और यहाँ पर हो जाएगा l। तो यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, फोर्स की वैल्यू निकालें, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी आपके पास, इधर a से मल्टीप्लाई होगा y इंटू ये y अलग है, ये y अलग है ना, थोड़ा ध्यान, अगर इसको चाहे तो x कर लो यार, फिर प्रॉब्लम कर जाएगा आपको लोगों को कि सर वो y और ये y क्या प्रॉब्लम है। तो आप क्या करें, इसको x कर लें थोड़ा सा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात में, ठीक। तो अब यहाँ पे देखें क्या होगा, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से फोर्स हो जाएगा आपके पास a कैपिटल Y है ना, और L इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा, माइनस अपने हिसाब से लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है अगर नीचे खींचेंगे तो ये अपनी शेप में आने की कोशिश करेगा इलास्टिसिटी की वजह से, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब फोर्स जो है अपोजिट लगेगा y के। तो ये आप लोग समझ गए अब यहाँ पे क्या करना है। तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हो कि जो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या गया, -x आ गया, मतलब क्या करेगा, ये SHM करेगा, तो क्या करेगा, SHM करेगा। अब SHM करेगा तो के इक्विवेलेंट कितना बना हमारा, तो के इक्विवेलेंट क्या होता है, जो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा मल्टीप्लाई क्या है, AY अपॉन L, ये क्या है। तो फिर टाइम पीरियड क्या होता है आपका, 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट, ये टाइम पीरियड होता है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट m, और यहाँ पे हो जाएगा AY और ये चला जाएगा L ऊपर, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो याद नहीं रखना, मतलब तो मैं बोला था SHM किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है, बस आपको क्या प्रूव करना है कि जो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, माइनस के डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका यहाँ पे, वो भी समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कुछ ऐसा है कि भाई आपके पास इस तरह की कोई नली पानी से भरी हुई है, मतलब ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया देखा जाए तो, ठीक है। वी शेप की एक नली का है, वो पानी से भरी हुई है मान लो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये एंगल आपका θ1 है और ये एंगल क्या आपका θ2 है। तो अभी इसमें पानी भरा हुआ था, यहाँ तक सेम लेवल तक भरा हुआ था, मतलब है ना, यहाँ पे इस लेवल तक पानी भरा हुआ था, ठीक। अब इसने आपने इसको y डिस्प्लेसमेंट किया, कितना किया, y डिस्प्लेसमेंट किया। तो अगर आपने इसको यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट कर दिया या फिर x मान लो, y तो हम ज़्यादातर यूज नहीं करते, x डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ये सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका a है, मतलब जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, a है, वो पता है आप लोगों को। और डेंसिटी कितनी है आपकी, रो है, डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, रो है। जब आप इसको x डिस्प्लेस करोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, चाहे दोबारा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे मैं, तो कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी, ये आपकी नली है, ठीक है, और इस तरह से कुछ बन जाएगी कंडीशन इसमें, ये
तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा और ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। मान लो ये इसमें लिक्विड यहाँ तक चढ़ जाता है और यहाँ पर नीचे आ जाता है ये, तो ये जो है मान लो ऐसा कुछ हो जाता है, इसमें लिक्विड जो है ये पहला वाला लेवल है आपका, ठीक। तो इसमें आपका ये H1 नीचे आ जाता है, ये तो आपका X है, ये कितना नीचे आ जाता है, H1 नीचे आ जाता है, और ये आपका कितना है, आपका X है, यहाँ से यहाँ तक कितना आपका X है, और यहाँ पे ये मान लो H2 ऊपर चला जाता है, तो और ये भी कितना होगा आपका X ही होगा, ठीक। क्योंकि अगर आपने इसको X ऐसे दबाया नीचे की तरफ तो X ऊपर धर चढ़ेगा, ये आप जानते हो आप लोग। और ये वर्टिकल हाइट कितनी है, H। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा, क्या होगा, एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट, तो F जो जनरेट होगा वो माइनस के डेल्टा P इंटू एरिया होगा, और डेल्टा P क्या होगा, रो जी एच, हाइट डिफरेंस कितना होगा, हाइट डिफरेंस के बराबर। ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, रो जी, हाइट डिफरेंस कितना है इन दोनों लेवल्स में, इन दोनों में H1 प्लस H2, ठीक है। तो इन दोनों लेवल्स में हाइट डिफरेंस, इसका यहाँ पर है लेवल और इसका लेवल कहाँ पहुँच गया आपका, यहाँ पहुँच गया, तो इन दोनों में हाइट डिफरेंस कितना हो गया, H1 प्लस H2। वो H1 कम हुआ है, वो H2 बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। तो यहाँ पर लिखेंगे H1 प्लस H2 इंटू ए। तो ये माइनस क्यों आया, तो डिस्प्लेसमेंट इधर किया तो फोर्स इधर लगेगा, ठीक, इसलिए माइनस आ जाता है, माइनस की टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो H1 कितना होगा, ये एंगल अगर आपका θ1 है और ये एंगल कितना है, θ2 है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, θ1। तो H1 हो जाएगा आपके पास x साइन θ1। देखो यहाँ पे इधर समझ लो कि भाई ये आपका x है, ये एंगल कितना है, θ1 है, और ये क्या है, H1 है। तो H1 की वैल्यू कितनी, x साइन θ1। ऐसे ही x2 की वैल्यू, H2 की वैल्यू कितनी, x साइन θ2। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे आप लोग, F इक्वल्स टू माइनस के रो जी, यहाँ पे x साइन θ1 x साइन θ2 इंटू ए। अब इसमें से x कॉमन ले लें आप लोग, अगर x कॉमन ले लेंगे, 10 मिनट आता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स क्या बन जाएगा आपका, फोर्स बन जाएगा माइनस के रो जी ए साइन θ1 प्लस साइन θ2 इंटू एक्स। तो ये पूरा क्या बन गया, k बन गया, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या गया, माइनस एक्स। तो आपका ये बन गया पूरा k इक्विवेलेंट। तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, ये k इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो k इक्विवेलेंट कितना बना है यहाँ पे, रो जी ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये बन जाएगा रो जी ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो फिर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू, यह जाएगा अपने पास m बाई के। m जो भी मास होगा, जो भी जितना होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। मास m बाई के, k की जगह हो जाएगा आपके पास रो जी एच साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये बन जाएगा इस तरह से। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आपका, ये आप नोट कर लीजिए, है ना, समझना बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कॉल करके उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेकर कॉल करके पूछ सकते हो कि ये बात समझ में नहीं आई सर, ये कैसे आया कोई स्टेप। हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ा रहा मैं, अब बहुत आसान चीज़ चल रही है। तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में हुआ कि नहीं हुआ यूज, हो गया ना। फ्लूइड मैकेनिक्स का चाहे एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग। देखो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे शायद करा दिया हो। ग्रेविटेशनल में भी एसएचएम के क्वेश्चन बनते हैं, तो करा दिए जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, ये कोई आंशिक रूप से मतलब पार्शियली फ्लोट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है पार्शियली फ्लोट कर रहा है, ये वाला टुकड़ा कोई यहाँ पे, ठीक, पार्शियली फ्लोट कर रहा है। इसका जो है क्या बोलते हैं, रो और सिग्मा के फॉर्म में लिख लो, चाहो तो लिखना चाहते हो तो इसका आपका सिग्मा है डेंसिटी, और इसका क्या आपका रो है, ठीक, इसका आपका सिग्मा है, डेंसिटी रो है, और इसका वॉल्यूम क्या है आपका v है। इसका वॉल्यूम कितना है v, इसका वॉल्यूम है आपका v, मतलब इसका आयतन v दिया हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दबाऊं,
कितना और दबा दो इसको, x दबा के छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चम करेगा। तो उसी का ही टाइम पीरियड फाइंड करना है। अगर इसको x दबा के छोड़ दिया जाए तो ये ऊपर नीचे क्या करेगा, ऐसे चम करेगा। तो उसी का ही टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है। तो इसमें क्या करें आप लोग, एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट कितना हुआ, भाई पहले तैर रहा था तो फोर्स बैलेंस था ना, मैंने शॉर्टकट क्या बताया हुआ है, अगर एक मास दिया हो तो आप एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट निकाल लो। तो जो एफ नेट आएगा, जो एफ नेट आएगा वो किसके बराबर आएगा, एफ एक्स्ट्रा के बराबर आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना आएगा, जितना ये एक्स नीचे डूबेगा, ठीक है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका, ए है। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगेगा इस पे, माइनस तो लगेगा लगेगा, क्योंकि आप नीचे दबाओगे तो फोर्स ऊपर लगेगा, माइनस लगा दिया, कितना लगेगा, वो लगेगा रो, ठीक है, वी जी। तो रो है और डी बी इंटू जी, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यही तो है ना। ये डी बी क्या चीज है, डी बी यहां पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डुबाओगे आप लोग वही तो है ये, एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज्ड वही है ये। जब आप इसको एक्स नीचे ले जाओगे तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जितना डूबेगा उतना ही इस पे बायोंसी फोर्स लगेगा, उत्प्लावन फोर्स जिसे बोलते हो आप लोग, वो लगेगा। तो वही चीजें रो वी जी होता है फॉर्मूला, लेकिन डी भी लिखा जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ इक्वल्स टू माइनस के रो, डी भी क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स। अगर आपने ए क्रॉस सेक्शन एरिया है और एक्स नीचे ले गए तो कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम डुबाया आपका, ए इंटू एक्स इंटू जी। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस में रो ए जी इंटू एक्स, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, आ गया नहीं आ गया। तो शॉर्टकट अपनाया मैंने यहाँ पे, हालांकि पहले बैलेंस करते हैं फिर इसको दबाते हैं, तो बड़ा तरीका है वो, शॉर्टकट समझ लो आप लोग कि जो आप एक्स दबाओगे तो एक्स्ट्रा बायोंसी फोर्स लगेगा, जो वो है बायोंसी फोर्स एक्स्ट्रा कितना आएगा, जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना होगा, ए इंटू एक्स होगा, बस काम खत्म आपका। तो ये क्या बन गया आपका, के इक्विवेलेंट बन गया। तो आपका जो टाइम पीरियड है टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट, ये होता है। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम, एम जो है चाहे सिग्मा इंटू बी कर लो चाहो तो, सिग्मा इंटू बी, और के कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू बी क्यों किया मैंने, सिग्मा इंटू बी इसलिए किया कि भाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास होता है ना, आयतन इंटू घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और के इक्विवेलेंट आपका ये हो जाएगा रो ए जी, ये चीज हो जाएगी। अगर आपका ये क्यूब होता, इफ ब्लॉक इज ए क्यूब, क्या है, क्यूब ऑफ साइड ए साइड का क्यूब होता, मान लो ये ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक है गुटका है वो ए साइड का क्या होता, क्यूब होता, तो आप क्या बोलते, बी कितना लिखते, ए क्यूब, और ए कितना लिखते, ए स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बनता, वर्गाकार बनता ना, स्क्वायर बनता। और बस इसके बाद ये टाइम पीरियड क्या हो जाता, टी इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा ए क्यूब अपॉन रो ए स्क्वायर इंटू जी। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक पावर बचेगी, तो बच जाएगा 2 पाई सिग्मा इंटू ए अपॉन रो इंटू जी। तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है। तो यार क्वेश्चन ने बहुत सारे बनते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से ले लो, यही क्वेश्चन अब आपका किस में बन सकता है, केटीजी में बन सकता है कि एक पिस्टन रखा हुआ है, गैस नीचे भरी हुई है, तो पिस्टन को थोड़ा सा दबा दिया जाए तो पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे करने लगेगा, तो वहाँ पे भी कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, ठीक। जो गैस वाला क्वेश्चन है वो करा देता हूँ चाहो तो आप लोग। तो गैस वाला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो चलो। तो आपके पास यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है एक, इसमें गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है इस बार, गैस भरी हुई है, और यहाँ पे एक पिस्टन है, इसका मास एम है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है, इसका मास कितना है, एम है। अगर इसको डिस्प्ले, अभी ये बैलेंस है,
बैलेंस वाले इक्वेशन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या करना है, एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट लिखना है, क्योंकि बैलेंस वाली इक्वेशन तो हमेशा कटती है। तो अभी क्या करेंगे, एम जी नीचे लगाओगे, प्रेशर पी ऊपर लगाओगे, तो आपको पता है इसका प्रेशर पी है, वॉल्यूम बी है, ठीक है, टेम्परेचर टी है। तो यहाँ लिख दूंगा इसका गैस का प्रेशर पी, वॉल्यूम बी, टेम्परेचर टी है, पी वी टी है ना। इनको क्या बोलते हैं, गैस वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अभी गैस का वॉल्यूम बी, टेम्परेचर पी और ये सब दिया हुआ है, ठीक। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा एक्स नीचे दबाया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ए है, कितना नीचे दबाया, एक्स नीचे दबाया, तो इस पे जो गैस एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी वही निकालना है। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में डेल्टा पी इंटू ए, तो गैस के प्रेशर में जो वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा, वो इंटू ए। तो आप एफ एक्स्ट्रा ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं पूरा प्रोसीजर नहीं अपना रहा हूँ। मेन प्रोसीजर क्या होता है आपका, यहाँ पे पहले एम जी से बैलेंस कराएंगे, फिर उसको दबाएंगे, फिर पता नहीं क्या करेंगे, वो काफ़ी बड़ा होता है वो। आप डायरेक्ट लिखो, शॉर्टकट लिखो कि एफ एक्स्ट्रा क्या होगा, जैसे इसको दबाएंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर में जो इंक्रीमेंट आएगा डेल्टा पी इंटू ए आएगा। अब डेल्टा पी कैसे निकाला जाए, तो भाई जो बल्क मॉडुलस होता है गैस का, बीटा, बल्क मॉडुलस जो बीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक। तो यहां से जो डेल्टा पी की वैल्यू आएगी क्या जाएगी, बीटा डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बीटा चलो ठीक है, बल्क मॉडुलस होता है, वो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग और आता है ना। आइसोथर्मल के लिए लगाता है, आइसोबारिक के लिए लगाता है, आइसोकोरिक के लिए लगाता है, वो आपको पता है बीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। बीटा डेल्टा बी, इसको एक्स नीचे दबाने से वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, वो हुआ ए इंटू एक्स, ठीक है भाई। ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वही तो होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो कितना कम हुआ वॉल्यूम, वो आपके पास ए इंटू एक्स, और पहले वॉल्यूम क्या था, बी था। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास जो एफ नेट की वैल्यू आने वाली है, जो एफ की वैल्यू आने वाली है, माइनस अपनी तरफ से लगाया मैंने, क्या जाएगा, बीटा ए एक्स अपॉन बी इंटू ए। तो एफ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस में बीटा ए स्क्वायर बाई बी इंटू एक्स। तो ये क्या बन गया आपका, के इक्वलेंट बन गया। तो फिर टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एम बाई के की वैल्यू ये रही, बीटा ए स्क्वायर, और बी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो इस तरह का आंसर बन जाता है ये। अब अलग अलग प्रोसेस में जो है बीटा की वैल्यू क्या आती है अलग अलग। आइसोथर्मल के लिए आप निकालना जानते हो, कैटेगरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, तो ये सब आप जानते हो। तो अभी आपका क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, क्वेश्चन कराने कोई कमी नहीं है। अब हम जो है आगे नहीं पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, चैप्टर फिनिश हो गया आपका। कल से आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है तरंग, वेव, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ते हैं, थैंक यू।